रिवर्स ऑस्मोसिस हम देख रहे हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या सकता है कि इसको हम जो है एडवांटेज भी इसका लिखें, जिससे एडवांटेज भी इसका इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और क्या इसका अडॉप्ट करने के पीछे एक कारण है। तो एडवांटेज, नेक्स्ट हेडिंग होगा एडवांटेज, एडवांटेजेस, जीईएस लगा लीजिएगा। नंबर 1, प्यूरिफिकेशन थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस, प्यूरिफिकेशन थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस removes ionic as well as removes ionic as well as non-ionic, removes ionic as well as non-ionic colloidal, non-ionic colloidal and, मैं भेज भी दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, as well as non-ionic colloidal and high molecular weight and high molecular weight high molecular weight organic high molecular weight organic matter। मैं भेज भी रहा हूं, अब देख लेंगे, अगर कुछ छूटेगा तो यहां से लिख लेंगे। अभी गया नहीं है, भेज रहा हूं। ओके, सेकंड the energy requirement is the energy requirement is 20% lower, the energy requirement is 20% lower than 20% lower than that of distillation process, that of distillation process। ये दो हो गए। तीसरा, the maintenance cost includes mainly the replacement of semi permeable membrane। कहने का मतलब है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो केवल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रिप्लेस करने तक ही सीमित है और कोई खर्चा नहीं ज्यादा है, और इस मेम्ब्रेन की लाइफ टाइम भी ज्यादा है। एक लाइन और कॉमा लगाइएगा, द लाइफ टाइम ऑफ विच इज क्वाइट हाई। लाइफ टाइम भी इसकी ज्यादा है। तो ये तीन इसके एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज आपने लिखा है कि सभी प्रकार की आयनिक या नॉन आयनिक जितने भी कोलाइटल सब्सटेंस है वो सब रिमूव हो जाएंगे, यानी जितने भी लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाली कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे रिमूव कर दिए जाएंगे। ऐसा हो भी रहा है क्योंकि इसकी जो पोर्स साइज होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, ऐसा रखा जाता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करे और जो छोटे मॉलिक्यूल, जो छोटे आयंस हैं, उनका मूवमेंट हो सके। और एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के आपको डिस्टिल वाटर मिलता है बिना आयन के। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बॉयल करने की प्रोसेस नहीं करनी है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। और तीसरा आपने लिखा हुआ है कि बताया मैंने कि आपको बस रिप्लेस करना है मेम्ब्रेन को, बाकी कोई काम नहीं है। बाकी जो इसका ये प्लांट है उस पर कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये ठीक ठाक था, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं
कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट नेक्स्ट टॉपिक है इसी का। अगला टॉपिक लिखेंगे सभी कोई। कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। इस टॉपिक को देख रहे हैं। ये प्रोसेस देखने जा रहे हैं। इस एक्चुअली कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट किससे संबंधित है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो अरुणा पांडे को इन कर दीजिए। कौन बेटा? अरुणा पांडे। अरुणा पांडे। अरुणा पांडे। अरुणा पांडे है क्या? अच्छा, बीच बीच में आते हैं तो दिक्कत रहती है। ठीक, ओके। कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट देखने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से संबंधित है। तो एक्चुअली संबंधित कहाँ से है, तो ये बॉयलर से है। बॉयलर, आपने शायद बॉयलर का नाम पहली बार सुना होगा या सुना भी होगा, तो हो सके ना जानते हो या कुछ जानते भी होंगे। एक्चुअली बॉयलर है क्या? तो बॉयलर जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक इक्विपमेंट है। होता क्या है इसमें? इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा हीटिंग चैम्बर है ये बॉयलर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल्स को गलाया जाता है। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जिससे आपको कुछ बनाना है, वहां पर क्या करते हैं, इस बॉयलर में डाला जाता है और उसको मेल्ट किया जाता है ऐसा। और फिर इसे ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, वैसे बॉयलर एक बार इस्तेमाल में है तो फिर इसको ठंडा भी करते हैं लगातार। अगर आप इसका काम करते रहेंगे तो बॉयलर फट सकता है, तो कुछ सर्टेन पीरियड के बाद इसे फिर ठंडा किया जाता है, फिर हीटअप किया जाता है, ऐसा बॉयलर में काम चलता है। तो ठंडा करने के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात, इसे ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है वाटर, ऐसा। और वाटर क्या होता है, इसकी जो बाहरी दीवार है उसकी दीवार से सर्कुलेट करता है, ऐसा। और सर्कुलेट जब करता है तो उसके हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाता है, कुछ इस तरीके से। तो बॉयलर को ठंडा करने के लिए हम अंदर पानी नहीं डालते हैं, अगर अंदर पानी डाला जाएगा तो उसकी जो लेयर है वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, बाहरी दीवार पे क्या होता है, वाटर सर्कुलेट किया जाता है पंप की सहायता से, और वो क्या करता है, हीट को ले करके और बाहर निकलता जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, ये पानी, अगर इस पानी में क्या है, इस पानी में क्या है, अगर आपका ये पानी नेचर में एल्कलाइन है, ऐसा, तो ये क्या करता है कि जिस दीवार से होकर के बहता है उस दीवार पे कोरोजन करता है, अगर पानी एल्कलाइन है तो। और इस एल्कलाइन वाटर के नाते जो ये कोरोजन क्रिएट हो रहा है बाहरी वॉल पर, जिसके थ्रू पानी बह रहा है, उसको हम कहते हैं कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट का मतलब है कि हाइड्रोक्साइड आयंस या एल्कलाइन वाटर के द्वारा जो भी कोरोजन क्रिएट होता है। हेलो सर, बोले। सर नवीन से इनवाइट कर दीजिएगा। नवीन सिंह, ओके। पंकज यादव भी हैं, ठीक है, ठीक है, कर दिया दोनों। हाँ, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, बॉयलर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा कि बॉयलर में हो क्या रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल्स उनको डाल करके उनको मेल्ट कराया जाता है। जैसे आप गीडा में देख सकते हैं कि जो
कोई सरिया बनती है कौन सी गैलेंट की, तो वहां भी ऐसे ही होता होगा कि जो कबाड़ वाले रोल लोहे रहते होंगे उनको डाला जाता होगा, अप्रोप्रिएट अमाउंट में कार्बन सल्फर सबको एडअप किया जाता है और फिर उसकी ढलाई की जाती है। तो जिसमें मेल्ट हो रहा है वो बॉयलर है। बॉयलर बड़ा सा चैम्बर होता है और उसका टेम्परेचर जो है कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ये सारी चीजें से मेल्ट हो जाए। तो बॉयलर एक बार जब काम में इस्तेमाल हो जाता है फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि लगातार काम नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज बॉयलर की जो इनर वॉल है खराब हो सकती है, बॉयलर ब्रास्ट कर सकता है। तो इसलिए एक प्लांट में 4-5 बॉयलर होते हैं, एक बॉयलर से काम ले लिया तो फिर दूसरे का इस्तेमाल होगा, तीसरे का इस्तेमाल होगा, ऐसे करके होता है। तो ठंडा करने के लिए जो सबसे आसान टेक्निक है वो हम क्या करते हैं कि उसके बाहरी सरफेस पर या बाहरी जो मान लीजिए कि ऐसा बॉयलर है तो उसके बाहरी जो दीवार है उस पर वाटर का पूरा क्या लगा होता है, इस तरह के इस पे वाटर का चैनल होता है और वाटर यहाँ से सर्कुलेट करता है, और इस सर्कुलेशन से क्या होता है कि पानी जो है अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करता हुआ बाहर जाता है। जैसे बहुत ही आसान सी बात है कि मान लीजिए बहुत ही गिलास गर्म है दूध वाला, अगर आपने आपको पीना है तो बहुत आसान तरीका ये होता है कि पानी में जाके रख दो तो आपका गिलास भी ठंडा हो जाएगा। आसान सा तरीका बहुत पुराने समय में इस्तेमाल होता था, अभी भी इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल काम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। लेकिन जो वाटर है जिस चैनल से ये बहता है वो क्या करता है, अगर वाटर एल्कलाइन नेचर का है तो यहाँ पे क्रोजन क्रिएट करता है, और क्रोजन जब क्रिएट करता है तो इसकी वॉल क्या होती है, धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो हमें यही रोकना है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को रोकना है और देखना है कि कैसे हो रहा है। अब देखिए कैसे हो रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अगर कास्टिक सर एम्ब्रिटलमेंट आयुष मिश्रा को ऐड करना है सर। एक साथ लोग आए, अगर बार बार ऐड करना है आयुष सर वो मिश्रा नेट का प्रॉब्लम है सर, आयुष मिश्रा कहाँ है जी? क्या नहीं है, कर सकते हैं। है नहीं, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा अभी। सर वेटिंग, सर सर वेटिंग ऐड में हो शो है गया है। उसमें। हाँ दिखा नहीं सर ऐड हो गया है। हाँ दिखा दे रहा, ऐड ही रिमूव करते रह जाएंगे हम तो। चलिए, एक्चुअली दोनों साइड नहीं ना हो सकता, बोलते भी रहेंगे और स्क्रीन भी देखेंगे, दोनों काम कैसे हो पाएगा, ये तो बैठ जाए। देखें, अच्छा हम ये कह रहे थे कि कैसे कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट का कारण क्या है। तो अगर इसके कारण को जानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपका जो वाटर था हार्ड था, हार्ड वाटर था, और हार्ड वाटर था और आपने क्या किया है, आपने जो है इसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया है, आपने इसका ट्रीटमेंट किया है लाइम सोडा के साथ। ट्रीटमेंट आपने किया है लाइम और सोडा के साथ। देखिए जब कभी भी लाइम और सोडा का ट्रीटमेंट होता है तो आपको याद होगा कि जब ट्रीटमेंट हम सोडा के साथ करते हैं तो सोडा क्या चीज है, सोडियम है आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट का जब ट्रीटमेंट आप करते हैं किसके साथ करते हैं, आपने सपोज करिए किसके साथ कर लिया, आपने किया सपोज करिए मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, नहीं कि मैं कैल्शियम के साथ करते थे ना, कैल्शियम सल्फेट के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ आपने सपोज किया, तो कैल्शियम सल्फेट रहता था और मान लीजिए आपने किया सोडियम कार्बोनेट, ऐसा इस तरीके से आपने इसको ट्रीट किया। तो जब ये ट्रीटमेंट आप करते हैं तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वहां तक जा रहा है, ठीक है, नीचे लिख दे रहा है, वहां नहीं जा रहा है। देखिए जब अभी ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में बदल जाता है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है, साथ ही साथ बन जाता है आपका Na2SO4, ऐसा ये आपको रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर वाटर के अंदर ये आयन डिसॉल्व हो रहा है, अगर ये आयन जो है डिसोसिएट कंडीशंस में है, तो आप देखेंगे कि ये कार्बोनेट आयन जो है, ये जो कार्बोनेट आयन है ये सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना देगा। साथ ही साथ इन सभी तरह के रिएक्शंस में आप देखेंगे केवल कार्बोनेट आयन ही नहीं बनता है, कई कई जगहों पे आप देखेंगे कि बाई कार्बोनेट आयन भी बन जाता है, और भी रिएक्शन देखिएगा इसका, और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी बनते हैं, ऐसा। तो इस लाइम सोडा का जब कभी भी रिएक्शंस करते हैं तो मेनली ये 3 तरह के आयंस बनते हैं, और ये तीनों ही क्या करते हैं, एल्कलाइन इफेक्ट को क्रिएट करते हैं, ऐसा। यानी इन तीनों के कारण क्या होता है, एल्कलाइन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। यानी जब कभी भी हार्ड वाटर को हम लाइम सोडा के साथ रिएक्शन में लाते हैं
तो मेनली क्या होता है कि जो रिजल्टेंट वाटर होता है वो आपका नेचर में एल्कलाइन रहता है, और इस एल्कनिटी के कारण क्या होता है, ये कोरोजन यहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन जो कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट है इसको नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं किसके कारण, इसको हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण। ऐसा ये वाटर के अंदर सोडियम सॉल्ट हो और हाइड्रोक्साइड सॉल्ट हो, अगर इन दोनों के कारण क्रोजन हो रहा है तो वो मेनली कंसीडर किया जाता है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। इसके साथ साथ कार्बोनेट आयन भी है रिस्पॉन्सिबल और बाइक कार्बोनेट आयन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हार्ड वाटर को जब कभी भी सॉफ्ट वाटर में कन्वर्जन होता है लाइम सोडा मेथड के द्वारा, तो नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइक कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन होता है, और इनके द्वारा जो इनर वॉल पे कोरोजन हो रहा है वही कहलाता है कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो छोटा टॉपिक है, छोटा सा है, आसान सा टॉपिक है, लिखा जा सकता है और याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे मोटे रिएक्शन हैं दो बस। तो लिख लीजिए कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट को। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ caustic embrittlement is a type of is a type of is a type of boiler corrosion is a type of boiler corrosion is a type of boiler corrosion। बॉयलर की स्पेलिंग है BOI। बॉयलर सिंपली जैसे बॉयल करने से वर्ड बना हुआ है, BOILER बॉयलर corrosion, comma caused by CAUSAD caused by highly alkaline water, caused by highly alkaline water, caused by highly alkaline water in the boiler, highly alkaline water in the boiler, highly alkaline water in the boiler। फुल स्टॉप है। लेकिन ड्यूरिंग softening process, during softening process by lime soda, during softening process by lime soda, comma free sodium carbonate decomposes, free sodium carbonate decomposes into sodium hydroxide and carbon dioxide। फिर से बोल रहे हैं, during softening process by lime soda, comma free sodium carbonate decomposes into sodium hydroxide and carbon dioxide, sodium hydroxide and carbon dioxide। एक रिएक्शन दे सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट अगर है तो ये डिकम्पोज होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस फॉर्म में है। इस रिएक्शन को नीचे लिख लीजिएगा, नीचे की लाइन से। सोडियम हाइड्रोक्साइड makes the boiler water, sodium hydroxide makes the boiler water
caustic, CAUSTIC, caustic. Sodium hydroxide makes the boiler water caustic. Full stop. The sodium hydroxide, the sodium hydroxide containing water, the sodium hydroxide containing water flow into the minute hair cracks. मैं भेज भी दे रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक मिनट, आप इसे देख सकते हैं अपने उस पर। सेंड कर दिया, गया नहीं अभी। हाँ हो गया, देख लेंगे वहां से भी, व्हाट्सएप ग्रुप से देख लेंगे। The sodium hydroxide containing water flows into the minute hair cracks, comma, always present in the inner side of boiler, full stop. This caustic soda attacks the surrounding area. This caustic soda attacks the surrounding area, thereby dissolving iron of boiler as sodium ferrate, FERRATE. Full stop. This embrittlement of boiler part comma, particularly stressed, STRESSED, stressed parts, causing even failure of the boiler. तो ये इतना पोर्शन है इसमें। ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा। कास्टिक, ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए। कास्टिक embrittlement can be avoided by, इतना ब्लैक पेन से लिखिएगा। कास्टिक embrittlement can be avoided by, उस लाइन को छोड़ दीजिएगा। नंबर वन, by using sodium phosphate as softening agent, by using sodium phosphate as
softening agent instead of sodium carbonate, instead of sodium carbonate. दूसरा, adding tannin, ऐसे लिखते हैं, TENNIN, adding tannin और lignin, LIGNIN, to boiler water comma, these are blocks the hair cracks, these are blocks the hair cracks. तो चाहे टैनिन या लिग्निन जो है इसको इस्तेमाल करेंगे, ग्लू की तरह है, तो उन हेयर क्रैक्स में ये जाकर के जमा हो जाएंगे, तो जो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट हो रहा था उसको रोका जा सकता है, तो ये हो सकता है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा अगला, ये टॉपिक 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, स्केल एंड स्लग in boiler feed water, in boiler feed water. स्केल एंड स्लग का फॉर्मेशन होता है ऐसे बॉयलर में जहां पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्केल एंड स्लग के बारे में जानना थोड़ा सा बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसे स्केल कहेंगे किसे स्लग कहेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा इसका ये है मतलब कॉन्सेप्ट है। ये भी बॉयलर में जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसके इनर वॉल से जुड़ा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए ये पाइपलाइन है जिससे पानी की सप्लाई हो रही है बॉयलर को, और इसका हम क्या करते हैं, मान लीजिए पाइपलाइन ऐसी थी तो इसको ऐसे कट करेंगे तो आपको दिखाई कैसा देगा, ऐसे गोल दिखाई देगा पाइप ऐसा। तो ये क्या है, ये पाइप की थिकनेस है, ये पाइप की थिकनेस है। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। हाँ, हम बता रहे थे कि ये सपोज करिए कि इस पाइपलाइन के द्वारा जो है पानी की सप्लाई हो रही है, तो मान लीजिए पाइपलाइन ऐसा था, तो पाइपलाइन को देखने के लिए हमने ऐसे कट किया हुआ है, तो अब सामने से दिखाई दे रहा है ऐसा, तो ऐसे गोल दिखाई देगा आपको। सपोज करिए ये जो थिकनेस है ये पाइपलाइन की मोटाई है, तो होगा क्या कि लगातार सपोज करिए इससे होकर के पानी बह रहा है, तो होगा क्या कि जो पानी में सॉल्ट है
वो क्या होंगे, इसकी इनर वॉल पे जमा होने लगेंगे, ऐसे इसके इनर वॉल पे ऐसे जमा हो जाएंगे, ये लगातार जमा होते रहेंगे। अब देखिए लगातार ये जमा हो रहे हैं और ये ऐसे हैं कि इनको आप आसानी से निकाल सकते हो, मतलब ये लूज हैं, इनको आसानी से आप निकाल सकते हो। तो अगर ये आसानी से निकल जाएंगे तो इसका नाम होगा स्लग, ऐसा इस तरीके से। और अगर ये आसानी से ना निकलता हो, यानी पूरी एक पपड़ी, ये एक पूरा लेयर बना देता हो ऐसे, ये भी एक लेयर के फॉर्म में आ गया, ये भी एक लेयर के फॉर्म में हो गया, तो उसी का नाम है स्केल। बहुत ही सिंपल सी बात। तो इससे हो क्या रहा है, इससे दिक्कत क्या आ रही है, इससे ये दिक्कत आ रही है कि जो पाइपलाइन है इसका डायमीटर कम हो जा रहा है, ऐसा। तो जब पाइपलाइन का डायमीटर लगातार कम होता जाएगा तो क्या होगा कि जो पंप करने वाला आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो होगा क्या कि अब क्या है, पाइप में कहीं ल्यूमेन इतना बड़ा है और कहीं पर और कम हो गया है, तो जगह जगह पर क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, पाइप के फटने का डर रहता है, क्योंकि आप वहां प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ज्यादा, और हो क्या रहा है, कहीं ज्यादा ल्यूमेन बड़ा है, कहीं कम है, कहीं मीडियम साइज में है, तो उससे क्या होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का प्रेशर आपको दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा कि जो पाइपलाइन है उसके रैप्चर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए स्लैग, स्केल एंड स्लग भी हम पढ़ते यहाँ पर हैं कि ये कैसे होता है और इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो इससे अगली बार देखेंगे, अगले टाइम पे देखेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि समय होगा, क्योंकि आई थिंक 9:45 हो गया है, तो बंद होने के समय पे आ गए हम लोग हैं। ट्यूट नंबर 5 कर लेते हैं, 4 हो गया है। ट्यूट आप भेजते रहेंगे जिससे कि आपका उसमें नंबर चढ़ता रहेगा। तो 5वां नंबर का ट्यूट हो जाएगा। 5वें नंबर के ट्यूट में हम लोग कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन तक हो गया है ना, और लाइन 16 हो गया है। तो 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम। आज का 2 क्वेश्चन लिख लीजिए ट्यूट का, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड सेकंड हो जाएगा, डिस्क्राइब द रीआयोनाइजेशन मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिस्क्राइब द डीआयोनाइजेशन या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। तो इस हफ्ते में, अच्छा, क्वेश्चन देने का मतलब ये होता है कि कॉपी खोलेंगे और छाप करके भेज देंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे और फिर अपने आप से लिख करके देखें, क्योंकि जिससे इसमें आपको खुद ही चेक करना है कि आपने याद करके लिखा है कि कॉपी करके लिखा है। तो कोशिश करें कि धीरे धीरे याद भी करते चलें, उससे आपको एक जो याद नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग में शायद फिर एग्जाम हो, क्योंकि कोरोना खत्म हो चुका है और मुझे लग रहा है कि ये महीना पढ़ाई होनी चाहिए, और जुलाई के लास्ट में एग्जाम के लास्ट में या सेकेंड वीक में एग्जामिनेशन की होगी शुरू तैयारी इसकी। तो आप लोग नहीं बच पाएंगे, आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से तैयारी करें, पढ़ते रहें, तो चीटिंग पे कम करें और अपना दिमाग से पढ़ें। हफ्ते भर का समय है।